हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उमेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्म तक क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रटने एक ही मुहिम में केवल रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लेके। ठीक है, गैसों का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो उसी पे बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले गैसेस के ट्रांसपोर्ट को देखने के लिए एक बेसिक फंडा बहुत जरूरी है। ठीक है, गैसों के परिवहन में एक बेसिक नीड है जो हमें पता होनी जरूरी है कि गैसेस अपने उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ क्या करती है, परिवहित होती हैं। किसके थ्रू? विसरण के थ्रू। ठीक है, तो एक ये कॉमन फंडा है जिससे अपन बेसिक है, जो अपने को यहाँ पे बार बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर जाएंगे बार बार। तो उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ ऑटोमेटिकली वो मूव करती है विसरण के थ्रू। ठीक है, तो अलग अलग गैस को उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखते हैं अब अपन सबसे पहले मेनली ऑक्सीजन का परिवहन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परिवहन दो तरीके से होता है, दो मेजर फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म। पहली फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, क्योंकि सबसे मेजर फॉर्म यही है, 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म से होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 97% ट्रांसपोर्ट इसी पर्टिकुलर फॉर्म से होगा, इसीलिए इसी को हम मेजरली पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपने जैसे ही इनहेलेशन किया या निश्वासन अपन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो क्या होता है उस केस में, पर्टिकुलर केस में क्या होगा, सांस अंदर जाएगी, कहां पहुंचेगी ऑक्सीजन? एल्वियोलाई लेवल पे पहुंचेगी। एल्वियोलाई लेवल पे उच्च आंशिक दाब है ऑक्सीजन का, वहां पे ज्यादा आंशिक दाब ज्यादा है ऑक्सीजन का, तो हम क्या करेंगे, वहां से एल्वियोलाई लेवल से वो किस पे जाएगी? ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज अवेलेबल हैं। तो मान लीजिए ये एल्वियोलाई का गुब्बारा है, तो वो वहां पे क्या करेंगे, ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, वो उसके अंदर जाएगी। ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होगा, वो जाके अटैच होगी। अटैच होने का मतलब समझना, अभी समझाएंगे इन चीजों को। तो एक बार ये देखो डायग्राम, हमने एक डायग्राम में दिखा रखा है इसको, कि अगर अपन बात करें इस पर्टिकुलर फॉर्म की, ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्म की बात करें तो ये ब्लड वेसल है। यहां पे हमने क्या किया, ब्लड में इस पर्टिकुलर फॉर्म हीमोग्लोबिन को अपन ने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक वे में दिखा दिया है। ठीक है, अब आप देखो इनमें पॉइंटेशन देखिए, आप आ रहे कि नहीं आ रहे हैं पॉइंटेशन? ये पॉइंटेशन हीम पार्ट है। ठीक है, आयरन एटम है, और आयरन एटम जो है यहीं पे देखो, ये ऑक्सीजन को दिखा रखा है, ऑक्सीजन का मूवमेंट इन्हीं आयरन एटम पे चिपक के होगा। समझ में आ गई बात? तो हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर है, वहां से जैसे ऑक्सीजन निकलेगी वो ब्लड में जाएगी। ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन पार्ट उसको अटैच कर लेगा, तो वो केवल अटैच होके जाएगी उससे। ये बात ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के साथ ना तो कोई रिएक्ट कर रही है, ना ही कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रही है, केवल और केवल अटैच हो रही है और जा रही है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर रहा है, एक तरह से टैक्सी की तरह बिहेव कर रहा है। समझ गए? टैक्सी मतलब पर्टिकुलर टैक्सी की तरह बिहेव कर रहा है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, कुछ नया नहीं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंटेशन है जहां पे O2 अटैच होगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 आयरन एटम कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। आगे चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन अपन यही बताते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट से जहां पे ये करो। ठीक है, तो ऑक्सीजन इनसे जुड़ी हीमोग्लोबिन की जगह, इसीलिए इसका नाम दे दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 97% ऑक्सीजन का परिवहन इस पर्टिकुलर पार्ट से ही होगा, टाइप से। समझ में आ गई बात? एक दूसरा टाइप है रक्त प्लाज्मा की फॉर्म में, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन जो बची, माइन्यूट परसेंटेज ऑक्सीजन है, जो बहुत कम मात्रा है ऑक्सीजन की, वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर प्लाज्मा में, रक्त प्लाज्मा में घुल के चली जाएगी। ठीक है, तो वो मेजर नहीं है, वो केवल 3% का गेम है। तो 3% इसीलिए हमने O2 के केवल मॉलिक्यूल दिखाए हैं जो केवल ट्रांसपोर्ट होकर निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये दो तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए ऑक्सीजन के। पहला ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, मेजर फॉर्म में पढ़ेंगे इसी को मेन, और दूसरा 3% ट्रांसपोर्ट रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, इसी चीज को आगे देखते हैं। अब अपन एक पर्टिकुलर हमने छोटी सी बात रखी है यहाँ पे एक रिएक्शन से समझ रहे हैं अपन। अब रिएक्शन क्यों डाली है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, एक्चुअल में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या होगा, आपस में अटैच होंगे। समझ में आ गई बात? रिवर्सिबल में डाला क्योंकि मैं अलग अलग साइट्स पे दिखा रहा हूं इसको। ठीक है, अलग अलग स्थलों पे दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 हीमोग्लोबिन किससे, लंग्स वाली साइड पे, लंग्स में क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं आपस में, और क्या बना रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन लिख सकते हो। ये फॉर्म कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
समझ में आ गई बात। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म हो गई। अब ये तो हो गया लंग्स पे, क्यों? क्योंकि आपके पास जो टिश्यूज से आपकी वो टिश्यूज से जो ब्लड आया है उसमें क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। क्योंकि क्यों? क्योंकि टिश्यूज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रनिंग में है, वहां पे क्रियाविधि लगातार चल रही है, इसलिए वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की खपत हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा तो वो कहां जाएगा, वापस आएगा। समझ में आ गई बात। वो तो कंजम हो गई और वो ब्लड लेके आ रहा है अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को, तो अब क्या होगा, उसका चेंजेस होगा। तो लंग्स वाली साइड पे क्या हुआ, बाहर से अपन ने जैसे सांस अंदर लिया, ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन क्या किया, वहां जाके ऑक्सीजन में अपना कन्वर्जन किया, ठीक है। और वही कन्वर्जन हमने दिखाया कि O2 हीमोग्लोबिन अब आ रहा है तो वो O2 के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना देगा। लेकिन यही कहानी जब टिश्यू पे बात करेंगे तो टिश्यू में क्या चल रही है, वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगातार चल रही है, उपापचय क्रियाएं चल रही हैं लगातार, इसलिए वो क्या हो रहा है, इसलिए वो वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो हीमोग्लोबिन वहां ऑक्सीजन को रिलीज करेगा ताकि वहां पे जो भी जरूरतें पड़ रही है उनमें उनको दिया जा सके, ठीक है। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन वहां पे क्या होगा, वापस से ब्रेकआउट होगा टिश्यू साइड पे ऊतकों की तरफ, और फिर क्या होगा, वापस से O2 और हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा। इसलिए रिवर्सिबल में डाली है अपन ने, ठीक है। उत्क्रम प्रोसेस इसीलिए दिखाया है यहाँ पे। अब इनको बोला क्या, मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन ना तो उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दर्शा रहा है, ठीक है, ना ही कोई यौगिक बना रहा है, ठीक है, ना ही कोई क्रियाविधि दर्शा रहा है, केवल और केवल हीमोग्लोबिन का, जैसे ये मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ अटैच हुआ और उसके साथ चला गया, तो अटैचमेंट हो रहा है, केवल जुड़ाव हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो केवल और केवल जुड़ाव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन। समझ में आ गई बात। क्योंकि हमने कोई कंपाउंड नहीं बनाया, कोई रिएक्शन नहीं करवाई, केवल और केवल क्या बनाया, अटैच होकर ऑक्सीजन वहां से निकल गई। समझ में आई कि नहीं आई बात। तो ये बहुत सिंपल सा बेसिक फंडा है कि हमने क्या किया, ऑक्सीजन केवल और केवल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके जा रही है, टैक्सी की तरह बिहेव कर रहा है वहां पे हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फंडे को हमने क्या बोल दिया, देखो यह है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये इसीलिए बोला क्यों, क्योंकि हमने वहां बताया कि वहां पे केवल और केवल अटैचमेंट चल रहा है, ठीक है, जुड़ाव हो रहा है। अब आप एक बात सोचो, अगर हमने दो साइड पे इनको बता दिया तो हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर साइट ले लेते हैं अब, ठीक है, कि भाई इनको अलग भी तो कर सकते हैं। तो देखो हम उस पर क्यों कर रहे हैं और क्यों, काफी चीजें समझ सकते हैं इस पे अपन। अब अपन बात करते हैं लंग्स की, ठीक है। लंग्स पे अपन चर्चा करना स्टार्ट करते हैं कि लंग्स पे आपने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को जोड़ा, यही तो बताया हमने कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़ के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना दिया, ठीक है, सब बना दिया। अब अगर आप एक बात सोचो कि अगर हम यहाँ फैक्टर्स की भी चर्चा कर लें, क्योंकि डेफिनेटली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करो, ये वहां फैक्टर की इंपॉर्टेंट बात होती है और वहां से क्वेश्चंस बनते भी हैं रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल पे वहां पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और ज्यादातर फैक्टरों में फंसाता है। तो हम फैक्टरों के आगे जाके तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उनको, अगर यहाँ पे भी हमने एक बार चर्चा कर ली तो हमारे लिए बहुत अच्छी माइंड मैपिंग हो जाए, बहुत आसान हो जाएगा वहां पे पढ़ना। तो चलो देखते हैं, अपन कुछ नहीं देगा, अपन केवल जो अपन को जानते हैं, अपन को ये पता है कि हमने सांस ली, अंदर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन के लेवल ज्यादा है, तो क्या करेगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ वहां पे अटैच होगी और ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म कर देगी। इट मींस वहां पे क्या है, आंशिक दाब ऑक्सीजन का क्या हो गया, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, भाई तभी तो जुड़ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो जुड़ ही नहीं पाता, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म ही नहीं होता। और अगर हो रहा है तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब वहां पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो क्या है, कम है। होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं भाई। उसके बाद अब अपन ने CO2 कम कर दी, अब आप इसी से फैक्टर्स निकालते हैं, अपन केवल कनेक्शन निकालेंगे हम यहां से। तो CO2 हैज एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है CO2, तो वो क्या करेगी, अगर CO2 ही कम है तो H+ आयन भी वहां पे क्या होंगे, कम होंगे कि नहीं होंगे। और अगर H+ आयन कम है तो आपको पता है फिर वहां पे pH क्या हो जाएगी, ज्यादा। आई कि नहीं ये बात समझ में। अब pH ज्यादा हो गई तो माध्यम क्या हो गया वहां पे, क्षारीय या बेसिक। समझ में आ गई बात। तो माध्यम वहां पे हो गया क्षारीय। और अगर आपके टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात कर लो, तो CO2 एक सफोकेशन कॉजिंग फैक्टर है। तो आपका CO2 ही कम है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, सफोकेशन तो हो ही नहीं रहा, टेम्परेचर तो अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो भाई इतनी बातें अपन वहां तो सीखेंगे ही सीखेंगे कर्व में, लेकिन अभी क्या करना है अपन को,
अगर हम यहीं से ही उनको सीखते हुए चलें, क्योंकि वो बड़ी आसान है, अगर यहाँ हम कनेक्शन सेट करके देखें तो वो सारे काम इजीली हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप देख लो इनको, फंडों को देखिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मैंने बताया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जुड़ी, इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, और ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पे एरो का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीजेस। यही अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो वो भी क्या है? उससे उल्टा डिक्रीज हो गई। ठीक है, O2 ज्यादा है तो CO2 कम है। जैसे ही वो हुआ, अब CO2 हैज एसिडिक नेचर, सो H+ आयन आल्सो डिक्रीजेस, H+ आयन डिक्रीजेस, सो pH इंक्रीजेस। अगर pH बढ़ गई तो माध्यम आपका क्या हो गया? क्षारीय हो गया, और क्षारीय हो गया। अगर अपन एक और फैक्टर तापमान के, टेम्परेचर की बात कर लें तो वहां क्या होगा आपका? अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है तो उस केस में क्या होगा? CO2 खुद एक सफोकेशन कॉजिंग फैक्टर है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ रही है तो CO2 बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे O2 का कंजम्पशन चल रहा है, O2 की खपत हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो इट मींस वहां पे क्या है? CO2 का लेवल कम है, और CO2 का लेवल कम है, ना ही कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? भाई फैक्टर निकालना सीखना जरूरी है, क्योंकि ये सीख गए तो ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, कितना ही कॉम्प्लेक्स देते अपन करके छोड़ेंगे उसको। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। बोले साहब यही बात आपने ऑक्सीजन की वहां कर ली लंग्स पे, अगर हम ऊतकों पे करें तो ऊतकों पे भी देख लो। अगर ऊतकों पे इस बात को करेंगे तो हमने क्या बोला वहां पे? अब ऊपर ही रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाई है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा? वापस से ब्रेकआउट रिलीज करेगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऊतकों पे जरूरत है ऑक्सीजन की, वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हो, पापचाई क्रियाएं रनिंग में, तो वहां पे क्या होगा? जरूरत है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जा रही थी वो अब क्या होगा? टूट जाएगी, O2 और हीमोग्लोबिन। समझ में आ गई बात? अब क्या होता है? अब आप चाहो तो इनके ही फैक्टर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, अगर ये रिलीज होके वहां पे कंजम्पशन हो रहा है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? वहां पे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लंग्स की कहानी अलग थी, लेकिन टिश्यूज पे कहानी अलग चल रही है। वहां उपापचय क्रियाएं चल रही हैं, और क्रियाएं चल रही हैं तो क्या होगा? वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, क्योंकि वहां यूज हो रही है। ठीक है, अगर इसका ज्यादा है इसका कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, CO2 तो बनेगी बार बार। समझ में आ गई बात? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो गई। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है तो CO2 हैज एसिडिक नेचर, सो H+ आयन आल्सो इंक्रीजेस, H+ आयन भी बढ़ जाएंगे, और H+ आयन बढ़े तो क्या हुआ? आपकी pH क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? और pH कम हो गई तो क्या होगा? वो आपका माध्यम कैसा हो जाएगा? अम्लीय है। फिर से लिख देते हैं इसको, आपका माध्यम हो गया अम्लीय। ठीक है, और यही बात अगर अपन टेम्परेचर की भी कर लें तो टेम्परेचर क्या होगा? आपका सफोकेशन फैक्टर बढ़ रहा है, वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं, तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वहां पे बढ़ जाएगा। तो कोई भी फैक्टर रटने की जरूरत नहीं है, एक आप चीजों को बेसिक से चलोगे, सारे फैक्टर कनेक्शन से ऑटोमेटिकली निकलेंगे। समझ में आ गई बात? अब देख लेते हैं इनके फैक्टर्स को। ये देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा हो गई। CO2 हैज एसिडिक नेचर, सो H+ आयन आल्सो इंक्रीजेस एंड pH विल बी डिक्रीज। हुआ कि नहीं हुआ? और माध्यम कैसा हो गया आपका? अम्लीय हो गया। और तापमान की अगर बात कर ले तो वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पहले से ही बढ़ी हुई, तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये भैया ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि रीजन इसलिए इस पे सब कुछ क्यों समझाया, क्योंकि आगे अपने को दिक्कतें कम आएंगी अगर यही समझ गए तो। हमारी माइंड मैपिंग पहले से ही सेट हो जाएगी, वहां निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, फिर चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स बना ले उसको। समझ में आ गई बात? इसलिए ध्यान से देखो। अब चलते हैं आगे, अब छोटी मोटी बातों की बात करके आते हैं इससे आगे। देखो, अब अपन को हीमोग्लोबिन के बारे में पता होना जरूरी है। वहां पे तो अपन ने पहले से ही बहुत सारी आगे की एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली। अब अपन पहले बेसिक से फिर से दौड़ लेते हैं वापस से कि भैया ठीक है, इनको आगे जब काम आएगी जब देखेंगे। अभी तो हम हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। मॉलिक्यूल को देख लो। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या करता है? 4 आयरन एटम रखता है। मैं एक रॉ डायग्राम बना रहा हूँ, एक्चुअल डायग्राम में भी दिखाएंगे, अभी अपन रॉ डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, देखो ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम है। समझ में आ गई बात? 4 आयरन एटम ले लिए। अब क्या करना है?
अब एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 4 आयरन एटम है, हर एक आयरन एटम क्या करता है, एक ऑक्सीजन को कंटेन करता है। एक आयरन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंटेन करता है। अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब 4 आयरन एटम कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंटेन करेंगे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। समझ में आ गई बात। ये एक रॉ डायग्राम है, ओरिजिनल डायग्राम अभी दिखा रहा हूं मैं, लेकिन ये रॉ डायग्राम समझना जरूरी है। यहां से बड़ा आसान हो जाएगा ये सब कि हमारा एक हीमोग्लोबिन का, वही तो बात ये बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन अणु 4 आयरन परमाणु रखता है, ठीक है। एक आयरन परमाणु क्या करता है, एक अणु O2 से जुड़ता है केवल। तो 4 आयरन परमाणु हम भी निकाल सकते हैं, कितने से जुड़ेंगे, 4 O2 से जुड़ेंगे। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने O2 के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, 4। समझ में आ गई बात। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने O2 के अणुओं को ले जा सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन क्या कर देंगे, 4 सीधा आंसर टाइप करेंगे, और वो रॉ डायग्राम से आपको आसान हो जाएगा। अभी अपन इसको ओरिजिनल डायग्राम में भी देख लेते हैं, ये लो दिखा देते हैं। ये तो सर हमने बनाया नहीं, अब इतना कॉम्प्लेक्स है डायग्राम, तो इसलिए नहीं बनाया। रॉ ओरिजिनल डायग्राम देखो, आगे की नहीं आ गई बात सामने। ध्यान से देखो, अडल्ट हीमोग्लोबिन की सबसे पहली बात, अडल्ट हीमोग्लोबिन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन्स का मिलकर बना होता है। ग्लोबिन की 4 चेन होती है यहाँ पे, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। ये देखो, ये दिखा दी, अल्फा चेन 1, अल्फा चेन 2, ये बीटा चेन 1 और बीटा चेन 2। समझ में आ गई बात। अब आप देखो हर एक चेन पे, हर एक ग्लोबिन चेन पे एक चीज देखो, ये पर्टिकुलर, इसको देखो मैं मार्क आउट कर रहा हूं यहाँ पे, यहां से देखिए, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये आपके हीम पॉइंट, ये ओपनिंग पॉइंट है, हीम पॉइंट दिखा रहा हूं मैं आपको। समझ में आ गई बात, ये हीम पॉइंट, और ये पर्टिकुलर जो अपने वो डाल रखे हैं, ये क्या है, आयरन। समझ में आ गई, आयरन एटम है ये, हर एक पे एक जुड़ा हुआ है, और इसी आयरन एटम पे क्या जुड़ेगी आपकी इसी आयरन एटम पे ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी। ये एक ऑक्सीजन, ये वो जुड़ गई, ये दूसरी ऑक्सीजन यहां जुड़ गई, ये तीसरी ऑक्सीजन यहां जुड़ गई, और ये एक ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात। तो ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ओरिजिनल हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने O2 अणु को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 4 O2 अणुओं को। समझ में आ गई बात। अब बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए इस डायग्राम के बाद ये पिक्चर, सारा डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर है। और वही कहानी अपन को क्या है, रॉ डायग्राम में भी अपन ने सीखी, हीमोग्लोबिन से क्या करे, हर एक में आयरन अटैच है, और आयरन है तो सारे में चारों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, O2 ऑक्सीजन। समझ में आ गई कहानी। ये एक कॉमन फंडा है जो अपने को आना जरूरी है, क्योंकि अपन को जो चीजें पढ़ रहे हैं उसकी पहले जानकारी होना जरूरी है, तो इसीलिए हमने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को देखा है पहले, छोटे छोटे। अब अपन छोटी छोटी एक वैल्यूज को देखते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज की बात कर रहे हैं अपन। अब अगर अपन बात करें प्रैक्टिकल वैल्यूज को देखें, तो 100 ml ब्लड, एक प्रारूप ले लेते हैं, एक नमूना ले लेते हैं, ठीक है। 100 ml ब्लड, 100 ml रक्त जो होता है वो कितना हीमोग्लोबिन कंटेन करता है, हर एक 100 ml ब्लड में तकरीबन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है 100 ml ब्लड में। ये लो, ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, कुछ लोग इसको 12 से 16 भी बोलते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की पर्टिकुलर वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यूज है 1.34 ml O2 को लेके जाता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो अगर आप 100 ml ब्लड की बात करें तो 100 ml ब्लड में टोटल 15 ग्राम है, और 1 ग्राम कितने को लेके जा रहा है, 1.34 ml O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, 100 ml रक्त कितने को लेके जाएगा, आसान है वही निकालना, मैथमेटिकल वैल्यू है। 1.34 को इंटू कर दो किससे, 15 ग्राम से, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से, तो क्या आ गया, 20 ml O2। समझ में आ गई बात। तो 100 ml रक्त कितने ml O2 को मतलब परिवहित कर सकता है, 20 ml O2 को लेके जा सकता है। समझ में आ गई बात। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यूज है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसी पे देखो। अब 100 ml ब्लड की बात भी अलग है, क्यों, अगर 100 ml ब्लड में 20 ml O2 लेके जा रहा है, चलो बात ठीक है, तो क्या वो सारी O2 उंडेल देगा, वहां पे जाके सारी O2 दे देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना O2 देगा। डीऑक्सी ब्लड में हमेशा O2 प्रेजेंट होती है,
चाहे वो कम मात्रा में हो, CO2 ज्यादा हो वहां पे, लेकिन फिर भी O2 का लेवल वहां पे होता है। इट मींस जो 100 ml रक्त 20 ml O2 लेके जा रही है वो पूरा वहां पे टिश्यूज पे देके नहीं आ रही है उसको, वो कुछ ना कुछ पार्ट बचा के ला रही है वहां से। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का उन्होंने भी डाला हुआ है कि सामान्य कार्यकीय अवस्था में 100 ml रक्त 5 ml O2 का ट्रांसफर करके आता है, मतलब वो टिश्यूज पे 5 ml O2 रिलीज करके आता है। मतलब कहानी सुनो, कहानी की बात क्या है, कहानी की बात अगर मान लो अपन केवल और केवल एक मॉलिक्यूल से देख ले, मॉलिक्यूल पे अगर इनको जोड़ के देखें तो अपन एक वो देख के आए हैं, याद हो तो आपको हमने एक वो देखा है रो डायग्राम, ये आयरन मॉलिक्यूल जोड़ दिए, आयरन मॉलिक्यूल, ये आयरन मॉलिक्यूल, ये आयरन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस पे क्या करो, O2 हर एक पे O2 जाएगी, ये अपने को पता है, ये O2 बना दे लो। समझ में आ गई बात। अब क्या हुआ, 100 ml रक्त आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 5 ml ही लेके जा रही है, मतलब 20 ml तो टोटल लेके जा रहा है। अपन ने अभी भी प्रैक्टिकल वैल्यूज देखी, 100 ml रक्त 20 ml O2 का परिवहित कर सकता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बोलते 5 ml O2 ही वहां पे ट्रांसफर करके आता है। कब, सामान्य कार्यकीय अवस्था में। सामान्य कार्यकीय अवस्था का मतलब वहां पे कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रियाएं नहीं चल रही हैं, कोई भारी काम नहीं हो रहा है, नॉर्मल प्रोसेसेस चल रही हैं, तब उतनी ही रिक्वायरमेंट है। कम रिक्वायरमेंट है इसलिए कम उसने दे दी, बाकी वो ले आई, कोई जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा की। समझ में आ गई। तो अगर मान लो इन चारों को बांट दे 5-5-5-5 में, एक 5 दे के आ गई, लो समझ में आ गई बात। अब बात सुनो, वही बात अपन बता रहे हैं कि 100 ml रक्त की बात अपन पहले कर रहे हैं सामान्य कार्यकीय अवस्था में। ठीक है, जो बात आपकी उसमें हमने डाली सामान्य कार्यकीय अवस्था की बात हो रही है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये 100 ml रक्त जो है वो केवल और केवल 5 ml O2 देके आ रहा है, 5 ml O2 का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उतनी ही रिक्वायरमेंट है, जरूरत नहीं है उससे ज्यादा की। लेकिन अब यही कंडीशन अगर मान लो हैवी एक्सरसाइज करें तो क्या तब भी यही होगी। ये डिफरेंसेस सीखना जरूरी है, पता करना जरूरी है इन डिफरेंसेस के बारे में। तो क्या हुआ, इसमें पर्टिकुलर फॉर्म में जब अपन उस पर गए तो आप देखो भारी व्यायाम की अवस्था में, हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होगा, विग्रस एक्सरसाइज जब चल रही हो तो उस टाइम ये जो O2 का ट्रांसपोर्ट है ये 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, वहां क्या हो रहा है, वहां मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं, उपापचय क्रियाएं चल रही हैं, और क्रियाएं चलेंगी तो क्या होगा, उसमें O2 की खपत होगी, O2 का कंजम्पशन होगा तो O2 के ट्रांसपोर्ट को ही बढ़ाना पड़ेगा, वहां रिलीजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो इस कंडीशन में वो अभी देखो कितना दे के आया, वो पर्टिकुलर उस कंडीशन में 5 ml दे के आया था नॉर्मल में, और यहां कितना कर दिया उसने, 15 ml तक ट्रांसपोर्ट कर दिया। समझ में आ गई बात। ये बात थी नॉर्मल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, और वो बात कौन सी है, हैवी एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, ये ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर क्या हो गया, 3 गुना तक बढ़ा दिया। देख लो 3 गुना, 3 गुना बढ़ा दिया भाई इसको। समझ में आ गई बात। 100 ml ब्लड, मैंने क्या बताया, हम वहां देख केवल ये देख क्या है कि भैया 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, परिवहित कर रहा है, और इससे 15 ग्राम टोटल 100 ml ब्लड कितने ml O2 को लेके जाएगा, तो 15 × 1.34 करके अपन ने निकाल लिया, अप्रॉक्स 20 ml O2 आ गई अपनी। ठीक है, अप्रॉक्स 20 ml O2। अब उस 20 ml O2 में क्या हुआ, पर्टिकुलर 20 ml O2 मतलब 20 ml O2 जाएगी, लेकिन अब वो देके कितना आ रही है, क्योंकि वो लेके तो 20 जा रही है, लेकिन वो अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, सामान्य अवस्थाएं चल रही है, तो उस टाइम ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो केवल और केवल 5 ml O2 को वहां देके आएगी, बाकी 15 बचा के ले आएगी डीऑक्सी में। समझ में आ गई बात। और यही कंडीशन अगर विग्रस एक्सरसाइज के टाइम पे, तो जितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ी है वो उतना बढ़ा सकती है, तकरीबन 15 तक देख के आ सकती है वहां पे। ठीक है, तो कहानी कितनी हो गई, 5 से 3 गुना बढ़ गई है। डिफरेंसेस को याद रखना, कैसी डिफरेंसेस में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो ये बात खत्म, आगे चलते हैं, अगले फंडे पे देखते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन पर्टिकुलर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र की बात कर रहे हैं अपन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इस टॉपिक की जान है, यहीं पे सारे क्वेश्चन बनते हैं और मेन इंपॉर्टेंट है, और अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक है इसको समझने के लिए। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे और ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उठाइए। पहली बात तो ये कर्व है क्या, बायोलॉजी में कर्व कैसे, तो भैया एक्चुअल में अपन ने क्या किया है, केवल और केवल आप एक बात सोचो, आपको एक नाम छोटा सा मैं एक वापस से एक मॉलिक्यूल बना दूं, ये तो रट लो भैया,
ये रॉ डायग्राम है, बार बार जल्दी जल्दी बना सकते हो आप इसको, तो मैंने भी फटाक से फिर से बना दिया। ये लो साहब, ये 4 आयरन जोड़ दिए, यही तो बात की थी अपन ने। और उसके बाद क्या हुआ, हर एक आयरन कितने O2 लेके जा रहा है, एक O2 को मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ये O2 हो गई और ये अपना 4 मॉलिक्यूल O2। समझ में आ गई बात। अब ये देखो, ये क्या है, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ही तो है, ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ही तो है। जितने भी इस पे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, अणु जुड़ेंगे, ये क्या होगा, उतना ही परसेंटेज इसका सेचुरेशन हो जाएगा। भैया 4 अणु जुड़ रहे हैं, तो टोटल अगर अपन इसको 100% से वेरीफाई करें तो ये कितना हो गया, 25 है। एक अणु जुड़ते क्या हो जाएगा, 25% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो गया। दूसरा अणु जुड़ा तो कितना हो गया, 50% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो गया। तीसरा अणु जुड़ा तो कितना हो गया, 75% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो गया। और अगर चौथा अणु जुड़ा तो क्या होगा, 100% सेचुरेशन हो गया। समझ में आ गया, अपन ने केवल टुकड़ों में तोड़ा इसको। और किसके बेस पे जुड़ रहा है, अगर पर्टिकुलर चीज देखें, अगर एक कर्व खींचे किसके बीच में, हीमोग्लोबिन परसेंटेज सेचुरेशन या हीमोग्लोबिन परसेंटेज प्रतिशत संतृप्तता और ऑक्सीजन तनाव के बीच में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में, आंशिक दाब के बीच में, ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बीच में अगर अपन वो खींचें एक कर्व, दोनों एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर को लेके और रेजिव परसेंटेज सैचुरेशन को वाई एक्सिस पे लेके, तो एक कर्व बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, वियोजन वक्र। अब ये बनाया क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अदर फैक्टर के इफेक्ट पड़ते हैं, अन्य जो कारक हैं उनके प्रभाव भी ऑक्सीजन पे पड़ेंगे, उसके बंधन पे और हीमोग्लोबिन के साथ। तो उन बंधन के कारकों को जो प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे कि आपके CO2 हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर आप H+ सांद्रता हो गई, कोई भी टेम्परेचर, तापमान, कुछ भी, वो सारे फैक्टरों के अगर आपको स्टडी करनी है तो ये आसानी से यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हाईली यूजफुल है, अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, तो यही कहानी हमने यहाँ लिख दी है। ऑक्सीजन के आंशिक दाब और हीमोग्लोबिन प्रतिशत संतृप्तता के मध्य ग्राफीय निरूपण को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। समझ में आ गई बात। अब ये कर्व क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि विभिन्न कारकों जिनका प्रभाव पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का और H+ आयन सांद्रता, तापमान, कोई भी ले लो, जितने भी फैक्टर है, जो भी प्रभाव पड़ेगा, जो आसानी से समझा जा सकता है इसमें। समझ में आ गई बात। अब सुनते हैं मेन कहानी कर्व को लेके, कि कर्व की कहानी चल रही है क्या चीज, वो देखते हैं। आओ, एक कर्व बना रखा है अपन ने, O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, O2 का हीमोग्लोबिन के साथ डिसोसिएशन कर्व बना रहे हैं, वियोजन वक्र बना रहे हैं। यहाँ पे मैं छोटे छोटे पॉइंटेशन, एक कर्व अपन ने खींचा है। ठीक है, अब सबको पता है एस शेप आता है, सिग्मोइड आता है। अब आता क्यों है, कैसे आया, उसकी बात कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो पहले तो अपन ने क्या किया, आपको पता है ये परसेंटेज सेचुरेशन अपन ने बांटा है। ठीक है, तो वही पॉइंटेशन में यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। ये देखो, ये हो गया P25, ये कितना हो गया P50, ये कितना हुआ P75। तीसरा पॉइंट डिनोट किया, ध्यान से देखिए, P96, 97। अरे 100 भी कर सकते हो भाई, कम क्यों किया, अरे कम इसलिए कर दिया कि जब आप इसको जोड़ के ले जा रहे हो तो पर्टिकुलर वे में जो मतलब पहुंच चुका होगा वो रिलीज भी कर सकता है, उधर से रिलीजमेंट भी चल रहा है, इसलिए कभी परफेक्शन पे नहीं पहुंच रहा। हमने 96, 97 लिख दिया, लेकिन आप 100 भी बोलो तो कोई बात नहीं, चल सकता है। ठीक है, अब सुनिए, ये तो अपन ने पॉइंटेशन डिनोट कर लिए। अब इनको पढ़ने का, अब आप एक चीज देखो, हमारा कर्व एक लाल लाइन से हमने कर्व बना रखा है। ठीक है, आप देखो, पहला पॉइंटेशन डिनोट करता हूं मैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंटेशन को ध्यान रखना। पहला पॉइंटेशन देखो कहां आया, 19 के अराउंड। दूसरा पॉइंटेशन कहां गया, 27 mm ऑफ Hg के, और भी ज्यादा 30 मान लो, लेकिन 27 का परफेक्ट वैल्यू है। तो P50 कब हुआ, 27 पे। आगे देख लो, और आगे भी बात करें तो ये P40 हो गया, 40 पे हो गया, 39, 38 पे। समझ में आ गई बात। अब सुनो, ये कहानी क्या कह रहा है, अपन क्यों इस कर्व को लेके बात कर रहे हैं। आप देखो, सबसे पहले एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है, हीमोग्लोबिन का जो अणु है, वो खुद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, संकुल है पूरा। उसके अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को एंटर करने में बहुत ही परेशानी होगी, उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा लगेगा। इसीलिए पहले मॉलिक्यूल को देखो कहां तक जा रहा है, 20 तक पहुंच गया पहले मॉलिक्यूल जुड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि वो खुद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें पहला मॉलिक्यूल जो अपन ने जोड़ा है, इसको जुड़ने में टाइम लगेगा, इसको मशक्कत करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा लगेगा जैसे ही। लेकिन ये इसीलिए आपका कर्व देखो धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ रहा है, ठीक है, और टाइम भी टेकिंग है पूरा। लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ा, देन हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, उसके अंदर क्या हुआ, उसके आंतरिक संरचना में, रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ।
आंतरिक रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ पहले मॉलिक्यूल के जुड़ते ही, और उसने फर्दर रेसिस्टेंस दिया, मतलब उसने सपोर्ट किया अदर किसको, फर्दर रेसिस्टेंस दिया सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल को, द्वितीय और तृतीय मॉलिक्यूल को। तो सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल को जो फर्दर रेसिस्टेंस मिला है उसकी वजह से क्या हुआ, सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी जुड़े हैं। देखो कर्व में देखो ध्यान से इसको, ये देखो आगे चले अपन, ये स्लाइटली ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल P50 वाला आपका कहां गया, तुरंत 27P आ गया। पहला तो एक 20 तक पहुंच गया, 20 MMOF रिक्वायरमेंट पड़ी पहले को जुड़ने के लिए, और दूसरा 27P जुड़ गया। और तीसरा देखिए इसके बाद P75 की जो वैल्यू है वो भी क्या हुई, 39P आ गई। तो पहले मॉलिक्यूल को जुड़ने में टाइम लग रहा है क्योंकि वो एक संकुल स्ट्रक्चर है, संकुल संरचना है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये टाइमिंग नहीं लग रहा। उसके बाद पहले मॉलिक्यूल जैसे जुड़ा उसने उसके हीमोग्लोबिन के अणु के संरचना में परिवर्तन किया, रासायनिक परिवर्तन किया संरचना में, और उससे क्या हुआ, उससे फर्दर रेसिस्टेंस मिला किसको, सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल को, और तुरंत जुड़े वो। इसीलिए आपका कर्व देखो स्लाइटली बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, आगे बढ़ा एकदम से सीधा स्ट्रेट हो गया है कर्व। समझ में आ गई बात। उसके बाद चौथा मॉलिक्यूल देख लो, चौथे मॉलिक्यूल को वही टाइम लग रहा है भाई, लंबा चला गया। ये हटा देते हैं अपन, तो इसको भी अब अपने हटाना पड़ेगा, अपने को रिक्वायरमेंट कम है। देखो सॉरी, चौथे मॉलिक्यूल का देख रहे हैं अपन, ये 95 mmOF, क्योंकि हाईएस्ट सैचुरेशन परसेंटेज जो होता है ऑक्सीजन का वो 95 mmOF होता है, mmOF यूनिट है इसकी, ठीक है। तो इतने आंशिक दाब पर ये चौथा मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इसलिए उसको लंबा टाइम लगा वापस से। तो फिर से एक बार रिपीट कर दो, ध्यान से सुनना। कर्व कैसे आया, सबसे पहला तो खुद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये खुद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें मॉलिक्यूल जोड़ना टिपिकल काम है, इसीलिए पहले मॉलिक्यूल को जोड़ने में काफी ज्यादा आंशिक दाब, ऑक्सीजन के आंशिक दाब की जरूरत पड़ी, इसलिए 20 तक पहुंचा और पहला मॉलिक्यूल जाके, ये मान लो ये फर्स्ट, ये मतलब अपन इसको हटा देते हैं, ये मॉलिक्यूल। अब अपन ने क्या करा, पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे जोड़ दिया, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल 25%। P25 को होने में टाइम लगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये खुद में एक संकुल संरचना है, कॉम्प्लेक्स संरचना है, इसलिए इसमें बहुत टाइम लग गया। लेकिन फर्स्ट मॉलिक्यूल जैसे ही जुड़ा तुरंत क्या हुआ, फर्दर रेसिस्टेंस मिला, हीमोग्लोबिन की संरचना में रासायनिक परिवर्तन हुए, उससे दूसरे और तीसरे मॉलिक्यूल को असिस्टेंस मिल गया, और वही असिस्टेंस मिलने की वजह से दूसरा और तीसरा तुरंत जम गया। ये लो, ये जोड़ दिए दूसरा तीसरा, समझ गए। इसीलिए आपका कर्व जो ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था वो एकदम स्लाइटली स्ट्रेट हो गया, और तुरंत 27, 40 तुरंत डिनोट हुए पॉइंट, सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, पी अगला 75 तक की बात हो गई, अब P100 तक पहुंचने में टाइम तो लगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के सैचुरेशन के लिए जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो 95 mmOF की है, इसलिए वो वापस से वो कर्व जो आपका स्ट्रेटली तेजी से बढ़ा वो वापस से लेट गया कर्व। तो पहले तो सीधा चला, फिर तेजी से खड़ा हुआ, और फिर वापस लेट गया। तो ये कर्व कैसा शेप में आ गया, सिग्मोइड शेप। अब इसकी शेप बनी है, देख लीजिए, सिग्मोइड, एस शेप। तो हम जो रटते रहते हैं एस शेप, वो क्या है, वो ये ऐसे आया, वो एस शेप। समझ में आ गई बात। तो रटने की जरूरत नहीं है, इसका रीजन है ये प्रॉपर। पहले तो कर्व समझना जरूरी है कि नॉर्मल कर्व, सामान्य कर्व जो अपन बनाते हैं वो ऐसा क्यों है, वो अपन ने बना दिया चारों पॉइंटों को लेके। अब एक बात सुनो इसी में एक और बात, कि अगर जो पहला मॉलिक्यूल जुड़ा जिसने रासायनिक संरचना में परिवर्तन किए, जिसकी वजह से फर्दर रेसिस्टेंस मिला कि इसको सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल को, और तुरंत जुड़े, यही फर्दर रेसिस्टेंस, यही सपोर्ट क्या कहलाता है, सहकारी बंधन या कोऑपरेटिव बाइंडिंग। दिस परिघटना, यह परिघटना कहलाती है क्या, कोऑपरेटिव बाइंडिंग या सहकारी बंधन। समझ में आ गई बात। इसी के सपोर्ट की वजह से, पहले के जुड़ने के वजह से और हीमोग्लोबिन की रासायनिक संरचना में परिवर्तन करने की वजह से जो सपोर्ट मिला है, उससे सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल जुड़ गया। समझ में आ गई कहानी। ये तो हो गई नॉर्मल कर्व की बात, ये नॉर्मल कर्व की बात है। अपन ने कैसे बनाया, अभी तो अपन ने केवल ऑटो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन करके नॉर्मल कर्व की बात कर रहे हैं। अब अपन एक काम करते हैं, अब इसको आगे समझना है तो एक और चक्कर है, इसको तो क्लियर करते हैं, और अपन क्या करते हैं, देखो अब क्या करते हैं अपन, अब अपन इसमें एक और चीज देखी जाती है इसकी। बोले सर क्या हमेशा नॉर्मल कर्व ही बनेगा, क्या हमेशा एक ही कर्व आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता भाई साहब, ये इधर उधर भी तो जा सकता है कर्व।
बनेगा तो ये ऐसा ही है शिफ्ट, लेकिन ये जा सकता है इधर से उधर, इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है। वो शिफ्टिंग पे दुनिया भर के क्वेश्चन बना के फेंकते हैं नीट में, तो वही शिफ्टिंग के क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। देखो कैसे होते हैं, बहुत आसान चीज है। हम क्या करते हैं, एक कर्व बना लेते हैं, ठीक है, अलग अलग लाइन से बना रहा हूं मैं, इसी कर्व की शिफ्टिंग दिखा रहा हूं मैं आपको। ये लो, ठीक है, पहला ये लाइन दिखा दी, दूसरा लाइन देखो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अपन शिफ्टिंग दिखा रहे हैं कि शिफ्टिंग कहां हो सकती है, तो इधर खिसकेगा, ये इधर खिसकेगा, हमने शिफ्टिंग कर ली, ठीक है। अब क्या हो गया, अब अपन को इसको समझना है, इसलिए मैं एक पॉइंटेशन डिनोट कर देता हूं इसका। अपन ने थोड़ी देर पहले भी किए थे P25, अरे पूरे भी क्यों करो, अपन केवल एक ही कर लेते हैं समझने के लिए, और एक से अपना काम चल जाएगा। ये है P50, एक कोई भी पॉइंट ले लो, 25 ले लो, 75 ले लो, 50 ले लो, किसी से भी काम चल जाएगा। अब आप सुनो, पहली तो कहानी मैं बना देता हूं P50 की, रेड पॉइंट से डिनोट करके, ये डिनोट कर दिया मैंने, और ये P50 अपना कहाँ आया था, कॉमन कर्व में 27 के अराउंड, ये सब P50 आ गया, ठीक है। 27 mm FHG पे P50 आ गया। अब क्या करते हैं, अब आप ये सोचो, अगर ये कर्व राइट साइड शिफ्ट हुआ, ठीक है, अगर ये कर्व दाईं ओर विस्थापित होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस विस्थापित वाली कंडीशन में, चलो अपन इसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, देखो क्या फर्क पड़ा। P50 एक पॉइंट ले लिया अपन ने, और P50 को देख रहे हैं, ध्यान से देखो, P50 कहां आया, बढ़ गया। जो P50 27 mm FHG पे आ जा रहा था, वो P50 अब कहां पहुंच गया, 30 के बाद चला गया, वो 35 36 पे जा रहा है। अब समझ में आ गई बात। तो ये जो फंडा है, ये जो चेंजेस है, ये जो आगे शिफ्टिंग हुई है, इससे हुआ क्या, अब देखो P50 जो 27 पे ही मिल जा रहा था, इतने कम आंशिक दाब O2 के आंशिक दाब पे, वो कब क्या हो गया है, उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब ऑक्सीजन मतलब ज्यादा चाहिए उसको बैठने के लिए, अब ऑक्सीजन में तनाव, ऑक्सीजन तनाव बढ़ गया है, पार्शियल प्रेशर, उसका आंशिक दाब बढ़ गया ऑक्सीजन का, इसीलिए वो P50 हमारा क्या हो गया, जो 27 पे मिल जा रहा था वो अब आगे मिल रहा है। इसका मतलब वहां पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की घटी है। समझ में आ गई बात, इसीलिए उसको टाइम लग रहा है, ऑक्सीजन को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा ऑक्सीजन के आंशिक दाब की जरूरत पड़ रही है, तनाव बढ़ गया है वहां पे। इसीलिए क्या हुआ है, यहाँ पे अगर अपन बात करें P50 अपना लेट हुआ है, और अगर अपन इसी पे लिखें, चलो अपन सेक्टर भी शिफ्ट करके यहीं डाल देता हूं मैं, देखो ये राइट साइड शिफ्टिंग की बात हो रही है भैया, और इसमें क्या हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया है, कम हो गया है, तभी तो हमारी P50 की वैल्यू बढ़ गई भैया। ऑक्सीजन से रिलेट मत करना, P50 की वैल्यू देखो, जो 27 mm FHG पे दूसरा मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जुड़ जा रहा था, वो अब क्या हो गया है, शिफ्टिंग होते ही, राइट साइड शिफ्टिंग होते ही वो मॉलिक्यूल और भी लेट जुड़ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है उस जगह। और अब हमारे फैक्टर बोले सर पीछे ही निकाल गया, अभी पीछे सिखाया है, माइंड मैपिंग करके आए थे कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, इट मींस वहां पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ज्यादा है। और अगर CO2 है एसिडिक नेचर, CO2 ज्यादा है तो H+ आयन ऑल्सो इंक्रीजेज, और H+ आयन इंक्रीजेज, इट मींस pH विल डिक्रीज, और pH डिक्रीज हो गई तो मीडियम कैसा हो गया, यहाँ पे एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ। अब अगला देखो, मीडियम एसिडिक हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर को भी लगा लो भैया, अगर CO2 बढ़ गया मतलब वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज चल रही है, इसका मतलब CO2 सफोकेशन कॉजिंग फैक्टर है, वो खुद ही बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी वहां पे बढ़ेगा। ये पूछे जाते हैं भैया कि दाईं ओर विस्थापित कर दिया तो कौन से कारक दे देते हैं नीचे, और बताओ भाई कौन सा सही है। तो रटना कुछ नहीं है कि दाईं ओर में ये रट लो, बाईं ओर में रट लो, सीधे सीधे निकालो इनको। यही पीछे सिखा के आया हूं और यही सिखा रहा हूं, वही चीज वापस से कर रहा हूं, बहुत आसान है ये। तो माइंड मैपिंग तो हमारी पीछे ही हो गई थी सर, इसलिए हमारे लिए इजी हो गया ये, ठीक है। अब यही कंडीशन फिर देख लो, अब मान लो ये तो राइट साइड की बात हो गई, अगर मान लीजिए कर्व हमारा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए, लो साहब ये लेफ्ट साइड वाला दिखा दिया, तो एक पॉइंट पकड़ रखा है भैया हमने तो, ठीक है। हम 25 सबको नहीं पकड़, एक पॉइंट पकड़ ले P50। अब P50 की वैल्यू देख लो, यहां पे ये लो, ये मैंने टिका दिया नीचे। अब जो P50 27 mm FHG पे जा रहा था, वो P50 अब कितने पे आ गया, 20 mm FHG पे। समझ में आ गए, जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जिनको जुड़ने के लिए 27 mm FHG पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, वो अब 20 पे ही जुड़ जा रहे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन O2 के लिए अच्छी है कि नहीं। इसका मतलब वहां पे उस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा। इसके अपोजिट हो गया भैया, कहीं वही कहानी सारी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कम। और CO2 हैज एसिडिक नेचर, सो H+ आयन ऑल्सो डिक्रीजेज। H+ आयन डिक्रीजेज, इट मींस
पीएच क्या हो गई, इंक्रीज, और मीडियम क्या हो गया आपका, एल्केलाइन या क्षारीय मीडियम हो गया, वहां पे क्षारीय माध्यम हो गया। समझ में आ गई बात। और टेम्परेचर की भी बात करना चाहो तो कर लो, यहाँ पे टेम्परेचर CO2 आपके कम है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात। ये भैया पहले तो अपन ने नॉर्मल कर्व सीखा, वो कर्व कैसे गया, सिग्मोइड क्यों आया, उसका एस शेप क्यों बना, वो कहानी देखी। अब हम क्या देख रहे हैं, शिफ्टिंग देख रहे हैं, शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग के लिए हमने एक पॉइंट ले लिया P50, उससे अपन जज कर रहे हैं कि P50 पे पहले तो नॉर्मल में तो 27 पे आ रहा है, अगर ज्यादा पे आ रहा है इसका मतलब और ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब वहां पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, बाकी फैक्टर अपन को निकालना आता है। और यही कहानी, अगर वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो वहां पे और जल्दी जुड़ गए, P50 और जल्दी हो गया, मतलब 2 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के जल्दी जुड़ गए, इट मींस वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गई बात। बाकी फैक्टर अपन निकाल सकते हैं, ये चौथी बार निकाले भैया मैंने यहाँ पे। समझ में आ गई बात सबको। अब देखो, ये तो अपन ने बात कर ली कर्व की। अब कर्व में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो और आती हैं, जैसे अपन फीटल का कर्व पढ़ते हैं, कोई फीटल के कर्व की भी एक कंडीशन आती है, इसमें तो अपन नहीं बताएंगे, घिचपिच हो जाएगा, आगे अपन ने अलग से कर्व दिखाए हैं उनके लिए। देखो आगे देखते हैं, एक कर्व फीटल के लिए बात करते हैं। अब ये फीटल का हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, आप फीटल का ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखोगे तो नॉर्मल के कंपेयर में थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्टेड होता है। समझ गए। अब क्यों होता है ये कहानी जानना जरूरी है। पहली बात तो आपको अभी अभी समझा के आया हूं कि एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो किसका बना होता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन का। सबसे पहली कहानी सुनो, सबसे पहली कहानी तो ये, पहले तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक कॉमन फंडा देखना है। पहली बात तो फीटल का लेफ्ट क्यों हुआ, फीटल का लेफ्ट होना था क्यों, क्योंकि बच्चा छोटा है अभी, उसमें रीजनरेशन पावर है, उसके टिश्यू ग्रोइंग है, रीजनरेशन पावर ज्यादा है, रीजनरेशन पावर ज्यादा है तो O2 की खपत भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए उसके कर्व को शिफ्ट होना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। पहली बात तो ये तो कॉमन रीजन जो अपन जनरली सीख सकते हैं। अब दूसरा रीजन सुनो, कि पहला तो ये कॉमन रीजन अपन ने बात कर ली, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, कि अगर अपन इसके परफेक्ट रीजन पे जाएं तो ये देखो, एडल्ट हीमोग्लोबिन क्या है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन का मिलकर बना होता है, लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन का केस देखो, ये फीटल हीमोग्लोबिन है, इसका केस आपको बताता हूं, ये बना होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन्स का। समझ में आई कि नहीं आई बात। और 2 अल्फा 2 गामा चेन का, गामा चेन ये देखो डिफरेंस आ गया, और गामा चेन ये डिफरेंस क्या है, मोर O2 एफिनिटी। मोर O2 एफिनिटी का मतलब बंधुता, ज्यादा O2 के लिए बंधुता रखती है। समझ में आ गई बात, एफिनिटी मतलब बंधुता। तो ये जो गामा चेन है, ग्लोबिन की जो गामा चेन है वो O2 के लिए बंधुता ज्यादा रखती है। इसीलिए क्या हुआ, ये जो अपना जो पहले ही जुड़ रहा है, मतलब अपना इसका मतलब अच्छी O2 की कंडीशन है, तो वो अच्छी O2 की कंडीशन क्यों आ रही है, क्योंकि गामा चेन उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। समझ में आ गई बात, ये हो गया परफेक्ट रीजन। नहीं तो आप सीधा रीजन भी देख सकते हो, टिश्यू छोटा है, वो चाइल्ड छोटा है, उसके टिश्यूज ग्रोइंग है, रिजनरेशन पावर हाई है, तो वहां पे O2 की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। समझ में आ गई कि नहीं आई बात। और उसको सेटल करती है कौन, गामा चेन, उसको फुलफिल करती है। इसीलिए इसका कर्व क्या होगा, नॉर्मल से देख लो थोड़ा सा साइड है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि फीटल का जो कर्व है वो क्या है, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। उसका परफेक्ट रीजन ये रहा। समझ में आ गई बात। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभार उलझाए जाते हैं इनको, लेकिन अपन मान लो पूरा कर्व जानते हैं, वो कर्व आना सीख गया, शिफ्टिंग सीख गए, सारे फैक्टर सीख गए, लेकिन अपन को ये नहीं आया, मान लो इस पे क्वेश्चन बन गया तो अपन फंस जाएंगे। तो इसलिए उसका रीजन भी यहाँ सुन लो। समझ में आ गई बात। अब अगला देखते हैं, अगला देखो, एक और अलग कंडीशन, एक और कर्व। आपने एक और चीज देखो कि मसल का कर्व भी अलग आ रहा है। मसल का कर्व अलग क्यों आ रहा है, ये अपना नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कर्व है, ये देखो मैंने दिखा रहा है अडल्ट हीमोग्लोबिन, इसका नॉर्मल कर्व ये चला गया एस्ट्रॉइड, जो अपन पढ़ के आए हैं अभी, ये तो अपने को आता है। अब मसल का कर्व देखो, ये देखो मसल का कर्व हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल अलग। क्यों हो गया, उसका भी रीजन सुन लो। मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंज है। वहां क्या था, वहां हेमोग्लोबिन था, यहाँ पे क्या है, मसल के केस में हम उसको मायोग्लोबिन बोल रहे हैं। मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में चेंजेस है, यहाँ पे 1 आयरन एटम है, 1 आयरन एटम है तो क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक O2 अणु को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर 8 O2 अणु को ट्रांसपोर्ट करेगा तो तुरंत यहां से जैसे जुड़ा और तुरंत कर्व निकल जाएगा सीधा। इसलिए कर्व क्या हो गया, मसल का कर्व, इसीलिए बोला जाता है ये हाइपरबोलिक कर्व आ गया। तो ये हाइपरबोलिक कर्व क्यों आया, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण आया। समझ में आ गई बात। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, वहां करते तो घिच जाती, इसलिए अलग से बता दिए। समझ में आ गई बात। फिर से एक बार देख लो, इसका रिवीजन फिर से कर देता हूं आपके लिए। क्या हो गया भाई, इसमें आ गया। देखो एक्चुअल में क्या है, अभी अभी अपन ने यही बात करी है। फर्स्ट मॉलिक्यूल जो O2 का है, ऑक्सीजन का प्रथम अणु कठिनाई के साथ जुड़ता है। क्यों क्यों क्यों
क्योंकि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल खुद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंटेन करता है भैया। अभी देखिए थोड़ी देर पहले, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसीलिए पहले अणु को जुड़ने में टाइम लगा, ज्यादा आंशिक दाब बना, इसीलिए आपका कर्व क्या हुआ, धीरे धीरे स्लाइड हुआ, धीरे धीरे बढ़ा हुआ। लेकिन जैसे ये पहला मॉलिक्यूल जुड़ेगा, प्रथम मॉलिक्यूल का बंधन जैसे ही होगा, Hb अणु की संरचना में परिवर्तन आएगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन आएगा, और रासायनिक संरचना में परिवर्तन आते ही क्या देगा, फर्दर असिस्टेंस दे देगा इसको, फर्दर असिस्टेंस। समझ में आ गई बात, इसको सपोर्ट दे देगा। और वही फर्दर असिस्टेंस क्या है, सहकारी बंधन, या इसी को बोला जाता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये क्या हुआ, पहला अणु तेजी से मुश्किल से जुड़ा, कठिनाई के साथ जुड़ा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, चेंजेस, लेकिन जैसे ही पहला जुड़ेगा रासायनिक संरचना में परिवर्तन करेगा हीमोग्लोबिन के, और करते के साथ ही अपना सेकंड और थर्ड, ये द्वितीय और तृतीय अणु आसानी के साथ जुड़ेंगे। और यही आसानी, यही जो फर्दर रेसिस्टेंस उनको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सहकारी बंधन, मतलब कोऑपरेटिव बाइंडिंग। समझ में आ गई बात? और कोऑपरेटिव बाइंडिंग यही कहानी। और इसीलिए आपका कर्व क्या हो गया, इसीलिए वो कर्व क्या हुआ, पहले स्लोली ऊपर बढ़ा, लेकिन एकदम से सेकंड थर्ड को जो असिस्टेंट मिला, आपका कर्व सीधा स्ट्रेट हो गया। और फोर्थ मॉलिक्यूल के लिए वही अपने को 95 mm Hg की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वापस से लेट गया। तो वो कर्व कैसे हो गया, सिग्मोइड कर्व हो गया, सिग्मोइड कर्व हो गया। समझ में आ गई बात? इसीलिए यहां लिख दिया है आपके लिए कि इस प्रकार वक्र सिग्मोइड और एस आकृति का होता है। समझ में आ गई बात? तो रटना नहीं है कैसे होता है, क्यों होता है, उसका भी रीजन दे दिया अपन ने। समझ में आ गई बात? तो ये छोटा सा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेनली हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें काफी सारे, और फैक्टर बनाना अपन ने पहले क्यों सीखा, वो माइंड मैपिंग की थी अपन ने, ताकि अपने को बाद में दिक्कत ना आए। समझ में आ गई बात? अगर माइंड मैपिंग नहीं करते तो अपने को बाद में दिक्कत आती है। अब एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे इसी टॉपिक में अपन, बोर इफेक्ट, बोर प्रभाव। अब एक बोर बड़ा कंफ्यूज करता है, बीच में लास्ट में एक मास्टर लिखवा देते हैं छोटा सा एक बोर। अभी बोर है क्या पहले तो केमिस्ट्री वाला बोर नहीं है। दूसरी बात, बोर ने कोई मतलब बहुत बड़ी परिकल्पना नहीं दे दी थी कि अपन मतलब खतरनाक सा कुछ ऐसा है कि अपन कंफ्यूज हो रहे हैं बिना बात को। बोर बोल क्या रहा है, बढ़ी हुई अम्लीयता जो होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को निकालने के लिए, ऑक्सीजन को विस्थापित करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी हो गई, निकाल के देख लो। बोलो सर हमें तो आता नहीं कुछ भी, हम तो जो सीख के आए हैं वो जानते हैं। ये देखो इंक्रीज्ड एसिडिटी, सॉरी ये लो, ये देखो इंक्रीज्ड एसिडिटी। समझ में आ गई बात? इंक्रीज्ड एसिडिटी, बढ़ी हुई अम्लीयता की बात हो रही है। बढ़ी हुई अम्लीयता मतलब ये क्या कह रहा है, H+ आयन इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात? बात पकड़नी थी बस एक लाइन में कि भैया H+ आयन इंक्रीजेस हो गया, और H+ आयन इंक्रीजेस है तो वहां से निकाल लो अब सारे। अब तो अपने को सारी कहानी आती है कि भैया H+ आयन इंक्रीजेस है, इसका मतलब ये बात कर रहा है H+ आयन CO2 एज एसिडिक नेचर, तो PCO2 ऑल्सो इंक्रीजेस, PCO2 इंक्रीजेस। और H+ आयन आपको पता ही चल गया, H+ आयन ज्यादा है तो pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक कंडीशन, अम्लीय। और यही तो ये बोल रहा है, बढ़ी हुई अम्लीयता। टेम्परेचर भी निकालना चाहो तो निकाल लो, टेम्परेचर आपका जब CO2 ज्यादा है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या है, कम है कि नहीं? तो भैया हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हमने तो बोर में फंसे ही नहीं, हमने जो इसने लाइन बोली वो बता दी। अब आप एक बात सुनो, बढ़ी हुई अम्लीयता अगर बढ़ी हुई अम्लीयता की बात हो रही है, इट मीन्स ये बात टिश्यू के कॉन्सेप्ट में हो रही है, जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगातार रनिंग में है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अटैच करके लेके जा रही है। और वहां पे जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वहां पे अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रियाएं चल रही है, तो वहां पे क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे होंगे, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेके गई है उस ऑक्सीजन को रिलीज करना पड़ेगा। तो बढ़ी हुई अम्लीयता क्या करवा रही है, ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन से विस्थापित करवा रही है, और वो नीड है भैया, इसलिए करवाया है उसने, नीड है उस चीज की, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट है तो देनी पड़ेगी भैया। तो इससे फायदा क्या हुआ इसको बोलने से, फायदा केवल इतना सा है कि दो चीज आप लगा सकते हो। पहली बात तो रक्त में, एक तो पहली बात तो आपको क्या हुआ, तो ऊतकों को ज्यादा O2 अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, वहां रिक्वायरमेंट है, आपने एसिडिटी पहले से बढ़ा रखी तो ऑक्सीजन तो जाएगी ही जाएगी, वहां पे CO2 ज्यादा है भैया, तो वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और हीमोग्लोबिन रिलीज करेगा। तो पहली बात तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज होगी, ऊतकों को ज्यादा मिलेगी, तो ऊतकों में उपलब्धता बढ़ गई, पहली बात तो ऑक्सीजन की।
दूसरी बात क्या हो रहा है, दूसरी बात में पर्टिकुलर फंडा देखो कि जो दूसरी बात है, दूसरी बात अगर अपन एक और जोड़ के देखें कि भैया अगर वो रिलीज करेगा, जितना ज्यादा वो रिलीज करेगा उतनी जल्दी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या होगा, फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, और वो वापस जाके दूसरे 4 मॉलिक्यूल को लेके आएगा। अगर वो फ्री नहीं होगा, भाई मान लो टैक्सी में बैठे हैं 4 आदमी पहले से ही, तो वो जब फ्री नहीं करके आएगा, उनको छोड़ के नहीं आया, तो वापस कैसे लेके जाएगा दूसरे सवारियों को। इसलिए वो जैसे ही सवारी उतरेंगे वो फिर वापस जाएगा, फिर दूसरी 4 लेके आएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया, हीमोग्लोबिन वहां रिलीज करेगा, खाली वापस जाएगा, फिर दूसरे जोड़ के लाएगा, तो ब्लड में O2 का ट्रांसपोर्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, परिवहन बढ़ गया। ये इसका हो गया उपयोग। क्यों बोला इन्होंने, इंपॉर्टेंस। अब देख लो ऐसी बात ही क्यों करी, उपलब्धता भी देख लेते हैं, इसीलिए लिख दिया ऊतकों के लिए अधिक O2 उपलब्ध होती है। पहली बात तो रिलीज करेगा, ऊतकों को मिलेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी हुई है, वहां पे रिक्वायरमेंट है, ऊतकों को देनी पड़ेगी, और जैसे ये देगा उपलब्धता बढ़ गई। दूसरी बात, रक्त में अधिक O2 परिवहित होगी, जितनी जल्दी टैक्सी छोड़ के आएगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल लेके आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा परिवहन हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब सब इतनी सारी चीजें आ गई, हमने ये सब समझ लिया, तो हम भी इतना पीछे वाली जो नॉलेज है, जो इतनी सारी हम दे के आए हैं, उसको भी निकालो। अगर आपसे पूछ ले जाए बोहर प्रभाव को अपन मिक्स कर दें O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में, तो क्या होगा, तो कहानी तो बड़ी आसान है भैया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बोहर प्रभाव के कारण O2 हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो किस तरफ विस्थापित हो सकता है, क्या नॉर्मल कर्व बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन दिखा रखी है, और कंडीशन कौन सी दिखा रखी है सारी, PCO2 ज्यादा, H+ आयन ज्यादा, ये कहां थी कंडीशन, दाईं ओर विस्थापित होने पे। तो इसीलिए हमने एक और लाइन यहाँ पे कनेक्ट करके, जरूरी नहीं है लेकिन लिख दी, बोहर प्रभाव के कारण O2 हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। समझ में आ गई बात, ये दाईं ओर विस्थापित हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये तो था एक छोटा सा टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड बोहर इफेक्ट। अब अपन क्या करते हैं, इस पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स देखो मेनली, देखो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये बोल रहा है ऑक्सीजन वियोजन वक्र जब दाईं ओर विस्थापित हो जाए, यही तो कंडीशन पढ़ के आए हैं, पढ़ लेते हैं, दाईं कर ले चाहे बाईं कर ले, अब हमें आती है और हम अपने आप निकाल लेंगे, तू करे चाहे मत कर। तो देखो एक छोटा सा कर्व बना देता हूं मैं यहाँ पे, ये कर्व मैंने फॉर्म कर दिया, समझ में आ गई बात। वही सेम फंडे ले रखे, HV% सैचुरेशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सेम फंडे ले लिए। अब क्या करो, पहले तो मैं एक नॉर्मल कर्व बना देता हूं, जो अपन पढ़ के आए अभी, ठीक है, एक नॉर्मल कर्व अपन ने फॉर्म कर लिया। अब क्या करो, वैसे रफली बनाए। अब दूसरा दोनों, वो बोल रहा है दाईं ओर विस्थापित हो जाए, ठीक है साहब दाईं ओर कर देते हैं, जो आपने बोला है वो सही, दाईं ओर कर दिया विस्थापित। अभी तो ठीक है, अब दाईं ओर उसने बोला, हमने कर दिया, हमें जो आता था वो हम कर दिया। अब हमने ना तो ऑप्शन, चलो छोड़ो ऑप्शन को भी अपन वैसे ही निकालते हैं, दाईं ओर का तो अपन को पता है ना क्या होगा, क्योंकि अब अपना मान लीजिए यहाँ पे अपना क्या है, P50 की वैल्यू देखो, पहले क्या है, कम थे, है कि नहीं, और अब यही वैल्यू कहाँ हो गई है, यहाँ पहुंच गई है, समझ गए। तो आंशिक दाब बढ़ गया है O2 का, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कंफ्यूजन के खेल हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी सोचते हैं आंशिक दाब बढ़ गया। अरे ये सोचो भाई, P50 के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल P50 में क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के जुड़ते हैं, जो 2 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के यहाँ 27 पे जुड़ गए थे, या जितने पे भी जुड़े हो, वो अब कितने पे जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे, मतलब ऑक्सीजन तनाव बढ़ गया है, समझ में आ गई। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की वैल्यू बढ़ गई है यहाँ पे। तो उस केस में 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए अपन को ज्यादा O2 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या हो गई, कम हो गई। वही कहानी है जो हम वहां सीख के आए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की कम हो गई, तो भैया PCO2 की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। CO2 हैज एसिडिक नेचर, सो H+ आयन आल्सो increases, it means pH will be decrease, and pH decrease, so medium will be acidic, अम्लीय, और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, pH है, CO2 बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आ गई कहानी। तो ये कहानी वही थी जो हम निकाल के आए, कुछ नया नहीं, हमने क्वेश्चन पढ़ के ही सारी चीजें लिख दी। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या बोल रहा है। ऑप्शन देखिए सब, PO2 में कमी पहला ऑप्शन दे रहा है। अब ये ऑप्शन पे पर्टिकुलर देखो, ये अपन ने निकाल के रख लिए, वही फैक्टर अपन ने निकाले। अब अपन क्या कर रहे हैं, केवल ये देखो, PO2 को अपन ने क्या किया, PO2 अपनी कमी है कि नहीं, बिल्कुल वही फैक्टर निकाले, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे P50 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेनली कम है वहां पे, तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, PO2 में कमी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट, ये PO2 में कमी अपन ने दिखा दी। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखो, PCO2 में कमी, क्या वहां पे आ रही है अपनी, भैया वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, जबकि ये क्या बोल रहा है, कम है, ये ऑप्शन हो गया गलत,
ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चलो। पीएच में वृद्धि, अब CO2 हैज एसिडिक नेचर, सो H+ आयन आल्सो इंक्रीजेज, और H+ आयन इंक्रीज है तो पीएच क्या होगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये क्या बोल रहा है, ज्यादा, तो ये कहानी भी गलत। समझ में आ गई बात। अब अगला ऑप्शन देख लो, देखो तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, अब अपना क्या है, CO2 सफोकेशन कॉजिंग फैक्टर है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहां पे बढ़ी हुई है तो क्या होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और ये क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कम, तो ये कहानी में क्या हो गई, नया कुछ नहीं किया, जो थे फैक्टर वही निकाले और उससे अपन ने अप्लाई किए केवल, ठीक है। तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं, कैसे क्वेश्चन आप चाहे इसको बाईं ओर शिफ्ट कर लो चाहे दाईं ओर शिफ्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गई सबको बात। चलो तो अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं, एक प्रॉब्लम और रखी है अपन ने, क्यों रखी है, उसमें एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे अपन, ठीक है। एक बात कर रहे हैं अपन, यहां पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, पॉइजनिंग, आप इसका मतलब समझ जाओगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है फिर वो। समझ में आ गई बात। अब होता क्या है, सुनो, एक्चुअल में मैंने आपको एक बताया, ये मान लो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहां अटैच हुआ और ये कैरी करके ले गया, ठीक है, अपन ने सीखा ये। लेकिन होता क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ये पर्टिकुलर फंडे पे काम करेगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है, ये COH भी बना देती है, COH भी, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, समझ में आ गई बात। कार्बन डाई, अपन ने क्या किया, नॉर्मली तो अपन क्या समझाने की, कार्बन अपना जो केवल अटैचमेंट होके जा रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई कंपाउंड नहीं बन रहा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, वो स्टेबल कंपाउंड बनाती है, और अगर स्टेबल कंपाउंड उसने बना दिया उसके साथ, तो उसने हीमोग्लोबिन को फ्री नहीं छोड़ा, और फ्री नहीं छोड़ा तो O2 जोड़ोगे कहां से, है कि नहीं बात। अब इसकी क्वेश्चन को सुनो, क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता ऊतकों पर ऑक्सीजन उपलब्धता में कमी का कारण बनती है। कमी क्यों हुई, क्योंकि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जब जोड़ेगी ऑक्सीजन को तभी तो लेके जाएगी, लेकिन उसने तो खुद ने स्टेबल कंपाउंड बना दिया, वो छोड़ नहीं रही तो जुड़ेगी कहां से ऑक्सीजन, और जुड़ेगी नहीं तो ऊतकों पे कमी तो होनी है, क्योंकि जहां उसको लेके जाना है वहां मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही है, और वहां पे रिक्वायरमेंट है, O2 का कंजम्पशन हो रहा है, वहां पे देनी पड़ेगी, और देने के लिए हमारे पास हीमोग्लोबिन ही खाली नहीं है। समझ में आ गई बात। लेकिन ये इतनी कहानी नहीं पूछ रहा, ये केवल और केवल पूछ रहा है क्यों, इसका रीजन पूछ रहा है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, दैट इज स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो यही कहानी देख लो। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक स्थिर यौगिक बनाती है। स्थिर यौगिक का मतलब किससे है, स्थिर यौगिक मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। अभी अभी चर्चा करी है, खुद स्थिर यौगिक है, और जैसे जुड़ेगा पकड़ लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। उसके बाद सुनो अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, शरीर में CO2 की सांद्रता को बढ़ाती है। CO2 की सांद्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी समझाया, केवल O2 के ट्रांसपोर्ट में बाधा डालते, उसी में चेंजेस कर रही है। दूसरा ऑप्शन सुनो, विषाक्त गैस है इसलिए मुख्य अंग मस्तिष्क विफलता कराती है, ब्रेन फेलियर वगैरह करवा सकती है। लेकिन अभी अपने को क्या पूछा है, केवल क्यों उपलब्धता में कमी क्यों आई, उसका रीजन हमने दे दिया है। तो ये कहानी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन भी कहानी बिल्कुल गलत हो गई, ये भी केवल और केवल एक ही कहानी सही मिल रही है अभी तक। आगे देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। CO2 परिवहन में बाधा लाती है, जबकि ये किसके परिवहन में बाधा ला रही है, ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा ला रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। तो आपका केवल और केवल एक ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। समझ में आ गई बात। तो ये जो फंडा चल रहा था एक्चुअल में इसीलिए बोला जाता है चिमनी जला के बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि चिमनी से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो अपने हीमोग्लोबिन को पकड़ लेगी। तो जो आदमी ऐसा कर लेगा वो सुबह तक निपट जाएगा। समझ में आ गई कहानी। तो ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होने के यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना था जो पीछे के टॉपिक से अलग था, इसीलिए क्वेश्चन फ्रेम करके यहीं पे डाला ताकि एक और कॉन्सेप्ट हम यहीं पे सीख जाएं। समझ में आ गई बात। तो ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक आज का, और आज के इस टॉपिक में आपको सारी चीजें अपन ने बेसिक से बताई हैं, ठीक है ना। अब ये सारे एडवांस कंसेप्ट है, चाहे कितना ही अब वो क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाए, कितना ही दाईं ओर शिफ्ट करे क्या बाईं ओर करें, अपने को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।